नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है PYQ की क्लास में। और 98 पेज नंबर तक हम कर चुके हैं और आज शुरू करेंगे 99 से। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। तो कुंभनदास थे। अष्टछाप 1565 ईस्वी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अष्टछाप में 8 कवि थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टयाम सेवा विधि के अंतर्गत 8 प्रकार की आरती होती थी। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती, शयन। इन आरती के लिए 8 कृष्ण भक्त कवि थे जिन पर विठलनाथ ने अष्टछाप की मोहर लगाई। ये ही अष्टछाप या अष्टसखा कहलाए। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 और विठलनाथ के 252 शिष्यों में 4 चुने गए। अब वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है और विठलनाथ के शिष्य कौन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर कवि है, यहाँ पर जन्म निधन वर्ष है, जन्म स्थान है और जाति है। कुंभनदास 1668 से 1583, जमुनावती, उत्तर प्रदेश, गोरवा क्षत्रिय। सूरदास 1478 से 1583, सीही, उत्तर प्रदेश, सारस्वत, ब्राह्मण। परमानंद दास 1493 से 1583, कन्नौज, उत्तर प्रदेश, कान्य कुब्ज, ब्राह्मण। कृष्णदास 1496 से 1578, चिलोतरा, गुजरात, कुनबी, कायस्थ। अब देख लेते हैं विठलनाथ के शिष्यों को। विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी 1505 से 1585, आंतरी, राजस्थान, सनाड्या, ब्राह्मण। छीत स्वामी 1515 से 1585, मथुरा, उत्तर प्रदेश, मथुरिया, चौबे। चतुर्भुज दास 1530 से 1585, जमुनावती, उत्तर प्रदेश, गोरवा, क्षत्रिय। नंददास 1533 से 1583, रामपुर, उत्तर प्रदेश, सनाडे, ब्राह्मण। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जायसी कृत पद्मावत है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य, चंपू काव्य। तो जायसी कृत पद्मावत जो है वो रूपक काव्य है। पद्मावत 1540 ईस्वी जायसी कृत अवधि का महाकाव्य है जिसमें 57 खंड हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इसे समासोक्ति कहा है या मानते हैं। अन्य विद्वान रूपक काव्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। अब यहाँ पर पद्मावत के प्रतीक दिए गए हैं कि किसको किसका प्रतीक माना गया है। रत्नसेन को मन या आत्मा का प्रतीक माना है, सिंघल को हृदय का, पद्मावती को श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का यानी परमात्मा, सुवा या हीरामन तोता को गुरु का, नागमती को दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का, राघव चेतन को शैतान का, अलाउद्दीन को माया का। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह है मीराबाई की। यहाँ पर कवित्री है, कवि या कवित्री है, यहाँ पर पंक्ति है। मीराबाई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। सूरदास, उधो तुम अपनो जतन करो। नंददास, ताही छिन उडराज उदित रस रास सहायक। कृष्णदास की पंक्ति है, मो मन मन गिरिधर छवि पर अटकियो। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है यह है रसलीन की। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। अंग दर्पण से है, रसलीन की पंक्ति है। भावार्थ इसका यह है कि नायिका के नयन अमृत और विष दोनों के समान प्रभाव रखते हैं। अमृत यानी अमृत हलाहल विष और मद नशा से भरे सफेद, काले और लाल नैनों से जिसे एक बार देखने पर लोग जीवित हो जाते हैं और मर भी जाते हैं और झुक जाते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में यथा संख्या अलंकार व श्लेष अलंकार है। यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं और उनकी पंक्तियां दी गई हैं। रसलीन की पंक्तियां वही हैं अभी हमने जो पढ़ी हैं।
अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। बिहारी की पंक्ति है, कहत नटत रिजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे बोन में करत है नैनही सो बात। केशवदास की पंक्ति है, श्रीपुर में बन मध्य है तू मग करी अनीति कही मुंदरी अब तियन की को करी है परतीति। घनानंद की पंक्ति है, जिन आखिन रूप चिन्हारी भई तिन्ही नित निरही जागनी है। प्रश्न है, बरवै रामायण किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, नंददास की, केशवदास की। तो जो बरवै रामायण है वो तुलसीदास की रचना है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं। तुलसीदास, बरवे रामायण, रामचरितमानस 1574, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। सूरदास की रचना है सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। नंददास की रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम, 12 खड़ी, शाम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद, भाषा। केशवदास की पंक्तियां हैं रतन बावनी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहां गिर जस चंद्रिका, छंदमाला, नक्शिक। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव का, विभाव का, अनुभाव का, व्यभिचारी भाव का। तो स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस का विवेचन किया है। वे रस को नाटक का प्राण मानते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र दिया है वह निम्नवत है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? कुंतक, वामन, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो भट्टनायक है। साधारणीकरण, रस सिद्धांत में साधारणीकरण का विशेष महत्व है। वस्तुतः साधारणीकरण के बिना रसानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत का आविष्कार करने का श्रेय रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता आचार्य भट्टनायक को है। साधारणीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण। यहाँ पर आचार्य दिए गए हैं, समय है और संप्रदाय दिया गया है। कुंतक 10वीं शती का उत्तरार्ध वक्रोक्ति संप्रदाय, वामन 8वीं शती का उत्तरार्ध रीति संप्रदाय, अभिनवगुप्त 10वीं शती का उत्तरार्ध ध्वनि संप्रदाय। प्रश्न है, शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो वक्रोक्ति होता है। वक्रोक्ति अलंकार, जहां उक्त का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें शब्द की द्व्यर्थी योजना होती है। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद हैं, श्वेष मूला और काकु मूला। वक्रोक्ति में 4 बातों का होना आवश्यक है। वक्ता की उक्ति का अभिप्रेत अर्थ होना चाहिए। श्रोता उसका कोई दूसरा अर्थ लगाए। श्रोता अपने लगाए अर्थ को प्रकट करे। और इसका उदाहरण है, एक कहियो वर भव, भाव चाहिए चित, सुनी कह काऊ भोले, भवही भाव चाहिए मित। भावार्थ, पहले व्यक्ति ने कहा वर देत भव, भाव चाहिए मित, जिसका अर्थ है कि शिव वरदान तो देते हैं पर मन में भाव होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति इसे सुनकर कहता है कि भोले भवही भाव चाहिए मित, जिसका अर्थ है कि भोले शिव के लिए तो भाव की भी आवश्यकता नहीं है, वे तो बिना भाव के भी वरदान दे देते हैं। अलंकार वक्रोक्ति अलंकार है इसमें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। तो जो कन्नड़ है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। उड़िया, बंगला, असमिया भारोपीय परिवार की भाषा है। कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा
काशी का कहा गया है? बैसवाड़ा, आरा, भोजपुरी, बनारस, मगध। तो बनारस को कहा गया है। बनारस की क्षेत्रीय बोली को काशी का कहा जाता है तथा अवध की क्षेत्रीय बोली को बैसवाड़ा कहा जाता है। प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान दिया गया है। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद। कवि वचन सुधा 1867 से 68 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस। बाला बोधनी 1874 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारस, केवल महिलाओं के लिए। सदादर्श 1874 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास, दिल्ली। भारतेंदु 1833 ईस्वी, राधाचरण गोस्वामी, वृंदावन। प्रश्न है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है? निराला की, रघुवीर सहाय की, नागा अर्जुन की, मुक्ति बोध की। तो यह जो पंक्तियां, ये मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि दिए गए हैं और यहाँ पर पंक्ति दी गई है। मुक्ति बोध की पंक्ति है, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। निराला की पंक्ति है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके द्रग जल। रघुवीर सहाय की पंक्ति है, मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की है। नागा अर्जुन, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की, विद्यानिवास मिश्र की, हरिवंश राय बच्चन की, नरेंद्र शर्मा की। तो यह है आवारा मसीहा है विष्णु प्रभाकर की। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में 14 वर्ष लगे। 1559 ईस्वी में शुरू और 1973 ईस्वी में पूरी। प्रथम प्रकाशन 1974 ईस्वी, 3 पर्व क्रमानुसार। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशांत। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। तो यह है मेरा परिवार। इसकी व्याख्या है, महादेवी वर्मा के संस्मरण और रेखाचित्र। मेरा परिवार 1972। मेरा परिवार संस्मरणात्मक कृति में लेखिका ने अपने पालतू पशुओं, जीव जंतुओं से संबंधित यादों को एकत्रित कर विभिन्न संस्मरणों के रूप में उद्धृत किया है। मेरा परिवार में लेखिका ने कुल 7 संस्मरण लिखे हैं। पथ के साथी 1956 ईस्वी, महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरणों का संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों का चित्रण किया है। पथ के साथी में संस्मरण भी हैं और महादेवी द्वारा पढ़े गए कवियों के जीवन पृष्ठ भी। पथ के साथी में निम्नलिखित 11 संस्मरणों का संग्रह किया है। दद्दा, मैथिली शरण गुप्त, निराला भाई, संस्मरण प्रेमचंद प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रणाम, रविंद्रनाथ ठाकुर, पुण्य स्मरण महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहर भाई, जवाहरलाल नेहरू, संत राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी। स्मृति की रेखाएं में महादेवी वर्मा ने अपनी स्मृति के आधार पर अमिट रेखाओं द्वारा अत्यंत सौदेश्यता पूर्वक जीवन के विविध रूपों को चित्रित कर पात्रों को अमर कर दिया। महादेवी ने अपने अधिकांश रेखा चित्रों में निम्न वर्गीय पात्रों की विशेषताओं, दुर्बलताओं और समस्याओं का चित्रण किया है। अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी। इसमें लेखिका द्वारा परिचय, रामा, भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अपोली, बबलू तथा अपोला
अलोपा इन 11 चरित्रों से करवाती है। सभी रेखाचित्र को उन्होंने अपने जीवन से ही लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रस सिद्धांत, स्वरूप विश्लेषण, काव्य मीमांसा, रस मीमांसा, वांग्मय विमर्श। तो रस मीमांसा है। यहाँ पर आलोचना है, यहाँ पर आलोचक है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, काव्य मीमांसा राजशेखर, वांग्मय विमर्श विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद्र जोशी, वृंदावन लाल वर्मा। तो इलाचंद्र जोशी हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी 1903 से 1982, अज्ञे 1911 से 1987, जैनेन्द्र कुमार 1905 से 1988, डॉक्टर देवराज प्रेमचंद 1880 से 1936, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा का समय है 1879 से 1969 ईस्वी, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। न्यूनिया किस उपन्यासकार की पात्र है? अनामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो न्यूनिया जो पात्र हैं वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें 7वीं सदी हर्षवर्धन के शासनकाल को कथा वस्तु बनाया गया है। आत्मकथात्मक रूप में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसमें द्विवेदी जी ने हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य ग्रंथ बनाया है। और इसके पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं बाणभट्ट, हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, देवपुत्र, तुवर मिलिंद कुमार, महामाया, सुचरिता। स्त्री पात्र है निपुणिका यानी न्यूनिका, चंद्रधीति भट्टनी। प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। ब्राह्मी 2 शाखाओं में बटी, दक्षिण शैली और उत्तरी शैली। अब उत्तरी शैली का विकास हुआ। गुप्त लिपि, सिद्ध मात्रिक या कुटिल लिपि, और फिर कुटिल लिपि को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। अब बढ़ते हैं आगे। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? जो ठेले पर हिमालय है वो है निबंध। धर्मवीर भारती का समय है 1926 से 1997 ईस्वी, और धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं, निबंध है और यहाँ पर उपन्यास है। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, साहित्य विचार और स्मृति। और इनके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश। और यहाँ पर इनके कहानी संग्रह हैं मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सास की कलम से, यात्रा, और इनका यात्रा वृत्तांत है यात्रा चक्र। प्रश्न है, वंदे वाणी विनायकों निबंध संकलन के रचयिता कौन है? विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र। तो वंदे वाणी विनायक के निबंध के जो रचनाकार हैं वो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर निबंधकार है और यहाँ पर निबंध है। राम वृक्ष बेनीपुरी, वंदे वाणी विनायकों, गेहूं और गुलाब। विद्यानिवास मिश्र के निबंध है चितवन की छा है, हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन की पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई बसंत आ गया फिर कोई उत्कंठा नहीं। बसंत आ गया फिर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे से, अस्मिता के लिए, संचारिणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, नैरंत्य और चुनौती,
शेफाली झर रही है। भाव पुरुष श्री कृष्ण। कहाँ थे? भाव पुरुष श्री कृष्ण। सोहम, जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है। देश, धर्म और साहित्य, नदी, नारी और संस्कृति। फागुन, दुई रे दीना, बूंद मिले सागर में। पीपल के बहाने, शिरीष की याद आई। भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश। लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी। स्वरूप विमर्श। स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। अब देख लेते हैं गुलाब राय को। गुलाब राय के निबंध हैं ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मन की बातें, मेरे निबंध, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रतिभोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर। अब देख लेते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र, धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भों, नारी, मनोयोग, मुझ, परीक्षा, समझदार की मौत, है, दय, नास्तिक, डेढ़, जान शंका सब काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे कै लता बिनय, जुआ, सोने का अंडा, कना तन कै डोल बांधे, अपव्यय, वृद्ध, दान। प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। तो इसमें जो सही है वो है सी। सबसे पहले है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। एक 102 पेज हम कर चुके हैं और इससे आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे इस प्रश्न की व्याख्या से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।